आगे देखिए, आगे जो होता है वो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये अंतिम युद्ध होता है और इस युद्ध की जो अवधि है वो 1817 से लेके 1818 के दौरान होती है। ठीक है, इस आंग्ल मराठा युद्ध में किसकी हार होती है? पेशवा की हार होती है। स्वाभाविक था हारेगा, क्योंकि रीति बन गई थी हारने की। तो ये क्या होता है, इस युद्ध में भी पराजित होता है, हारता है किससे? अंग्रेजों से। और उसके बाद क्या होती है? पूना की संधि होती है। किसकी संधि होती है? पूना की संधि होती है। कब होती है ये संधि? जो होती है वो होती है 13 जून 1818 की 17। ठीक है, 13 जून 1817 को। तो 13 जून 1817 को क्या होती है? ये संधि होती है। किस किस के बीच होती है? बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य में ये संधि होती है। अब देखिए, इस संधि के द्वारा क्या होता है, जो पेशवा है उसकी जो प्रधानता होती है उसको क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि जो पेशवा है वो मराठा साम्राज्य का सर्वे सर्वा अब नहीं रहेगा। ये बात जो है वो पेशवा भी मान लेता है इस संधि के द्वारा। इसके अलावा कुछ और भी संधियां होती हैं, जैसे दौलतराव सिंधिया जो थे और अंग्रेज जो थे उनके मध्य में 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि की जाती है। कौन सी संधि की जाती है? ग्वालियर की संधि की जाती है 5 नवंबर 1817 को। किस किस के बीच होती है? तो दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य में ये संधि होती है। ठीक, अब देखिए, इसके अलावा जो भोसले थे और अंग्रेज थे इनके मध्य में भी एक संधि होती है। क्यों? क्योंकि कई सारे जो नेता थे वो मराठा साम्राज्य में अपना वर्चस्व रखते थे और उसके कई पार्ट या भाग भी बन चुके थे। ठीक है, अब देखिए आगे, तो इनके बीच में 27 मई 1817 को क्या होती है? संधि होती है। क्या होती है? सहायक संधि होती है। ठीक है, अब देखिए, होलकर एवं अंग्रेजों के मध्य में भी क्या होती है? एक संधि होती है। और कब होती है ये? 6 जनवरी 1818 को होती है। ठीक है, और कहाँ होती है? मंदसौर। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मंदसौर की संधि। क्योंकि ज्यादातर जो संधियां हैं वो जब होती हैं, जिसके काल में होती हैं, जिसके समय होती हैं, तो वो उसका नामांकन उसी के नाम के आधार पर पड़ जाता है। अब देखिए, जब इतनी सारी संधियां हो गई तो आप लोग अनुमान लगाइए, एक पेशवा क्या इतनी आसानी से अपनी गद्दी छोड़ देगा? उसे और भी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। सोचेगा कि एक युद्ध और कर लूं, क्या पता मैं जीत जाऊं और वापस से पेशवा बन जाऊं। इसीलिए 2 और युद्ध होते हैं, 2 और संघर्ष होते हैं। एक होता है कोरेगा का युद्ध। क्या का? कोरेगा का युद्ध होता है। ठीक है, 1 जनवरी 1818 को। इसको बोलते हैं कोरेगांव। ठीक है, कोरेगा का युद्ध होता है। इसमें भी क्या होती है? पेशवा की दोबारा, तिबारा, चौबारा यानी कि फिर हार होती है। और फिर इसके बाद एक अंटी नामक जगह पड़ती है, यहाँ पर भी युद्ध होता है 20 फरवरी 1818 को। यानी कि 1.5 महीने के बाद इसने फिर युद्ध किया था और इसमें भी क्या होती है? पेशवा की हार होती है। अब पेशवा को क्या है? पता चल चुका था कि अब जो युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है, इतने सारे युद्ध में हार चुका हूं। अब जो अंग्रेज मुझे कहेंगे, अंग्रेज जो मुझे बताएंगे वही करना अब ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए ये युद्ध संघर्ष होता है और इस युद्ध संघर्ष में भी क्या है? इसको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, जब यह हार जाता है तो बाजीराव सेकंड को क्या है? 3 जून 1818, जब इसको कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई उम्मीद नहीं दिखती, तो 3 जून 1818 को सर जॉन मेलकन के सामने क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। किसके सामने?
सर जॉन मिल्टन के सामने क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, क्या कर दिया इसने, आत्मसमर्पण कर देता है। और 8 लाख की पेंशन, इसको अंग्रेज क्या देते हैं, 8 लाख की पेंशन देते हैं। और इसको कहाँ भेज देते हैं, बिठूर भेज देते हैं कि तुम क्या है यहाँ से जाओ, क्योंकि अगर तुम अब मराठा साम्राज्य में रहोगे तो निश्चित ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होंगी, षड्यंत्र रचे जाएंगे, इसलिए इनको यहाँ से दूर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया जाता है। और इनको 8 लाख की क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है। तो इसको एक बार फिर देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चलता है। इस आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा की क्या होती है, हार होती है। पूना की संधि जो है वो 13 जून 1817 को बाजीराव सेकंड और इसके मध्य में होती है, अंग्रेजों के मध्य में होती है। इसके द्वारा पेशवा को क्या है, मराठा संघ की जो इसकी प्रधानता होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। दौलत खां सिंधिया जो होता है वो अंग्रेजों के साथ समझौता कर लेता है 5 नवंबर 1817 को। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्वालियर की संधि। इसके अलावा भोसले एवं अंग्रेजों के मध्य में क्या होती है, सहायक संधि होती है। कब होती है, 27 मई 1816 को होती है। ठीक है, होलकर एवं अंग्रेजों के मध्य में 6 जनवरी 1818 को क्या होता है, समझौता हो जाता है। किस संधि के द्वारा होता है, मंदसौर की संधि के द्वारा होता है। इसके अलावा 2 और इनके बीच में युद्ध होते हैं। एक कोरेगा का युद्ध होता है 1 जनवरी 1818 को, जिसमें क्या होती है, पेशवा की हार होती है। इसके अलावा अंटी 20 फरवरी 1818 को यहाँ पर भी युद्ध होता है और इस युद्ध में भी हार होती है। ठीक है, इसके अलावा बाजीराव सेकंड को 3 जून 1818 को सर जॉन मिल्टन जो थे इसके सामने जाकर ये क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपनी अधीनता जो है वो अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं। और इनको 8 लाख की पेंशन देकर कहाँ भेज दिया जाता है, बिठूर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था। बराबर, चलिए अब देखते हैं इनकी हार के कारण क्या थे, क्यों ये हार गए थे, ऐसा क्या क्या कमियां रहीं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के मध्य में, जिसमें पेशवा की क्या होती है, हार होती है। ठीक है, अब देखिए मराठाओं के पतन के कारण, मराठाओं के क्या पतन के कारण, किसके कारण, पतन के कारण। ठीक है, मराठाओं के पतन के कारण। देखिए अगर पहले कारण की हम बात करें तो पहले कारण की अगर बात करें तो वो थी अव्यवस्थित व्यवस्था। अव्यवस्थित व्यवस्था यानी कि मराठाओं के अंदर जो है वो सब कुछ एक तरह से बिखरा हुआ था। इधर होलकर भी शक्तिशाली हो गए थे, सिंधिया अलग से हो गए थे, गायकवाड़ अलग से हो गए थे और पेशवा अलग था और उनमें छत्रपति अलग था। तो इस प्रकार एक अव्यवस्थित व्यवस्था थी, यानी कि शक्ति का एक केंद्र नहीं बन पा रहा था और जो छोटे सरदार थे वो बड़े सरदारों को चुनौती दे रहे थे। कुछ लोग अंग्रेजों से मिल रहे थे जाके, राघोबा जैसे लोग। तो इससे क्या थी, उनकी जो आंतरिक अव्यवस्था है वो सबके सामने आ रही थी। दूसरी क्या है, सैनिक दुर्लभता। क्या थी, सैनिक दुर्लभता थी। सैनिक दुर्लभता से मतलब ये होता है कि इनके जो सैनिक थे वो
चौथ जैसे करों के ऊपर लड़ते थे आपस में। इसके अलावा आप लोगों ने देखा था कि जब मराठाओं ने आक्रमण किया था जयपुर के संदर्भ में, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, केवल टैक्स यानी कि कर या लूट थी। तो इससे क्या हुआ, सैनिकों में भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और ये लोग क्या करने लगे, पैसे के लिए ज़्यादा काम करने लगे बजाय किसी प्रतिष्ठा के। अब तीसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है मराठाओं को लेकर, वो है इनके प्रशासनिक दोष। ठीक है, वो क्या है, इनके प्रशासनिक दोष हैं। प्रशासन में एक भ्रष्टाचार प्रमुख कारण बन चुका था। जो वास्तविक सेवाएं इनके लिए दी जाती थी, सैनिकों के लिए दी जाती थी, वो वास्तव में उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। जैसा कि कई युद्ध अभियानों के दौरान देखने को मिला, यानी कि अगर एक राजा जो है, जैसे कि पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में सेना गई थी, ठीक है, लेकिन वहाँ जब युद्ध चल रहा था तो इनके प्रशासनिक दोष सामने आए थे। जो सेना थी वो अपने ही केवल जो जिसके नेतृत्व में गई थी, जैसे बहुत सारे राज्य समूह के रूप में एक सेना जाती है तो वो अपने जो सरदार होता है उसी के नेतृत्व में युद्ध लड़ती है। अगर सरदार की मृत्यु हो गई तो वो सेना जो है जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा है उसके प्रति वफादार नहीं होती थी, अपने सरदार की मृत्यु के पश्चात ही जाने में अपनी भलाई समझती थी और इससे जो युद्ध क्षेत्र का जो स्थिति है उसमें काफ़ी नकारात्मक परिणाम सामने आते थे। ठीक, चौथा जो कारण माना जाता है वो है अयोग्य उत्तराधिकारी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसी काबिलियत शिवाजी के अंदर थी, ठीक है, जैसी काबिलियत शिवाजी के अंदर थी वैसी काबिलियत और जो बाद के शासक हैं उनमें देखने को नहीं मिलती है। और अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो वो है नाना फडणवीस की नीतियां। ठीक है, इनकी नीतियों के तो कहने ही क्या, ठीक है, इन्होंने वो कुछ किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। नाना फडणवीस जो है इनकी नकारात्मक नीतियों के कारण भी बहुत कुछ हुआ। और एक और महत्वपूर्ण, पड़ोसी राज्यों के साथ शत्रुता। ठीक है, इन्होंने चौथ का करनामक देखो, मराठाओं ने क्या किया था आप लोग देख लीजिए, राजस्थान के संदर्भ में देख लो, लूटपाट मचा दी थी। इससे इनके आसपास के जो राजा थे वो शासक थे वो संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, इन्होंने उनके प्रति सहयोग की नीति नहीं अपनाई थी, समय के अनुसार अपना पाला बदल लेते, अंग्रेजों से समझौता कर लेते थे, कभी हैदर अली से समझौता कर लिया, कभी हैदराबाद के निजाम से समझौता कर लिया। तो ये लोग एक प्रकार से सहयोग की नीति नहीं अपना पाए, विश्वास में नहीं ले पाए। और एक महत्वपूर्ण कारण सातवां माना जाता है, वो माना जाता है मैसूर का पतन। क्या माना जाता है, वो माना जाता है मैसूर का पतन। ठीक है, तो ये मराठों के प्रारंभिक कारणों में माने जाएंगे। ठीक है, तो मराठों के पतन के ये महत्वपूर्ण कारण हैं। तो इसी के साथ ये जो लेक्चर है वो आपका समाप्त होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। घर रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।